अब पैरेलली जहां पे मुगल कमजोर हो रहा था, मुगल की ऑटोनॉमी थी, पूरे मैसूर में मुगल की ऑटोनॉमी थी, अवध में मुगल की ऑटोनॉमी थी, यूपी में मुगल की ऑटोनॉमी थी, बंगाल में ऑटोनॉमी थी, कश्मीर में ऑटोनॉमी थी। तो जब मुगल किंग वहां पे कमजोर पड़ रहा है, जब सेंट्रलाइज्ड पावर ही कमजोर हो रही है, तो ये छोटे 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 जो इनके सूबे होते थे, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट बनने लगते हैं, इंडिपेंडेंट रूलर आके इसको रूल करने लगते हैं, ये अपनी मुगल की अथॉरिटी को खत्म कर देते हैं। तो वैसे सिचुएशन में कौन कौन से इंडिपेंडेंट राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स, कौन कौन से रीजनल स्टेट उभर के आते हैं, उस पर हम बात करते हैं। रीजनल स्टेट की जब हम बात करेंगे तो हमारा सबसे पहला स्टेट जो आता है वो हम हैदराबाद की बात करते हैं। वही हैदराबाद जो आज तेलंगाना की कैपिटल है, उस हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हु वाज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद, तो ये हमारे किलिच खान के नाम से, जिसको हम चिंग किलिच खान भी कहते हैं, जिन्हें एक टाइटल था निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क का टाइटल अडॉन करते हैं ये, और ये हैदराबाद के जो फाउंडर हैं वो किलिच खान कहलाते हैं। क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स इनके लाइफ से जुड़ी हुई है? इंपॉर्टेंट इवेंट्स ये है हैदराबाद से रिलेटेड कि बैटल ऑफ शकर खेड़ा जो 1724 में होता है, ये इनके ही टेन्योर में होता है। बैटल ऑफ शकर खेड़ा 1724 इज द टाइम व्हेन द बैटल हेल्ड, और इसमें जो रिजल्ट आता है, मुगल वाइसराय जो होते हैं दक्कन के, दक्कन वही हैदराबाद एंड दक्कन, ये सारे रीजन एक ही रीजन पे आते हैं, तो यहां पे ये मुगल वाइसराय को हरा देते हैं और हैदराबाद को एस्टेब्लिश करते हैं, और यहां से एक टाइटल लेते हैं, ये असफ जाह का टाइटल लेते हैं। इसे हम असफ जाह या असफ जहा भी कह सकते हैं, इसका टाइटल लेते हैं। तो हैदराबाद से रिलेटेड हमने एक बैटल देखी, ये बैटल हमारी 1724 में होती है, जिसको हम बैटल ऑफ शक्र खेरा के नाम से जानते हैं। अब अगर एक तरफ हैदराबाद अपने आप को राइज कर रहा था, हैदराबाद अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहा था, तो और भी अदर स्टेट्स थे और भी अदर प्रोविंसेस थे जो अपने आप को राइज करने की कोशिश करते हैं। कौन सा अदर स्टेट है वो? दूसरा इंपॉर्टेंट इन द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट क्रोनोलॉजिकली। दूसरा स्टेट हमारा आता है अवध, फाउंडेड बाय सादत खान। सादत खान बनाते हैं अवध को, जो पहले मुगल के अंदर में आ रहा था, अब वो सादत खान के अंदर में आता है, और इन्होंने भी एक टाइटल लिया जिसको हम बुरहानुल मुल्क का टाइटल कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे निजामुल मुल्क का टाइटल लेते हैं किलिच खान जो हैदराबाद से होते हैं, सादत खान बुरहानुल मुल्क का टाइटल लेते हैं। ये सुसाइड कमिट कर लेते हैं जब नादिर शाह का इन्वेजन होता है, तो ये अपनी टेरिटरी को नहीं बचा पाते हैं, इनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं रहती है कि नादिर शाह के इन्वेजन को टॉलरेट कर पाए, तो ये सुसाइड कर देते हैं उस सिचुएशन में, और इसको सक्सीड करते हैं। बाद में अवध जो सक्सीडेड किया जाता है वो सफदर जंग के द्वारा किया जाता है। ऐसे ही बंगाल की पूरी स्टोरी हमें देखनी है, बट हम यहां पे देखेंगे कि बंगाल को मुर्शिद कुली खान फाउंड करते हैं। क्यों मुर्शिद कुली खान? क्यों मुगल का रूल नहीं था क्या यहाँ पे? मुगल के गवर्नर यहाँ पे होते हैं, लेकिन उसको डिफीट करके मुर्शिद कुली खान अपनी इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी बना लेते हैं बंगाल में, और मुर्शिद खां के द्वारा ही रूल किया जाता है। बाद में और भी रूलर्स आते हैं, सरफराज खान आते हैं, अलीवर्दी खान आते हैं, सिराजुद्दौला आते हैं, मीर जाफर, मीर कासिम, पूरी स्टोरी इस पे चलती है। मैसूर की अगर हम बात करें, वही मैसूर जहां से टीपू सुल्तान और हैदर आते हैं, हैदर अली आते हैं यहाँ से, वादियार डायनेस्टी होती है यहाँ पे, वादियार डायनेस्टी ही यहाँ पे रूल करती है। उसके बाद जो उनके कमांडेंट होते हैं हैदर अली, वो आके रूल करते हैं, क्योंकि वादियार डायनेस्टी वीक पड़ने लगती है तो हैदर अली उसको सुपरसीड करते हैं। फिर हिस्ट्री में फेमस पर्सनैलिटी टीपू सुल्तान वो आते हैं और वो मैसूर को आगे लेके जाते हैं। फिर ये कहानी सब्सिडरी अलायंस के थ्रू होते हुए खत्म होती है। इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, एक ओवरव्यू में आपको दिखा रहा हूँ। इवन इन द साउथ, केरला, अगर हम केरला की बात करें, वहां भी सॉवरिन स्टेट बनता है। मार्तंड वर्मा एक बहुत फेमस पर्सन होते हैं केरला से, बहुत स्ट्रांग रूलर होते हैं मार्तंड वर्मा, वो केरला को अपना इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित करते हैं और वो कैपिटल बनाते हैं, त्रिवेणकोर को कैपिटल बनाते हैं। आगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट की अगर बात की जाए, क्यों करना चाहते थे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, और कौन कौन से इलाके पे ब्रिटिश सबसे ज्यादा नजर जमाए हुए थे? हमने देखा अपनी हिस्ट्री में कि ब्रिटिश या कोई भी यूरोपियन पावर कहाँ से आती है, तो वो अपने केप ऑफ गुड होप को फॉलो करते हुए, जो पुर्तगाली रूट था वास्को डिगामा का, उसको फॉलो करते हुए वो कहाँ, साउथ इंडिया में पहुंचते हैं, कोचीन में पहुंचते हैं, गुजरात में पहुंचते हैं, और वहां पे ट्रेड करते हैं। मसूलीपट्टनम, सूरत, इन सब इलाके में जो पोर्ट एरिया
एरियाज होते हैं वहां पे आके रूल करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब इन्हें मालूम पड़ता है कि बंगाल जहां से सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, बंगाल जिसे उस वक्त सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां सबसे ज़्यादा मिनरल्स, सबसे ज़्यादा माइंस, क्योंकि अगर मैं उस वक्त के बंगाल की बात करूं तो अभी जो मौजूदा वक्त का बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड, ये सारे रीजन को आप कंबाइन करेंगे तब जाके एक कंप्लीट बंगाल बनता है। उस वक्त के बंगाल की बात हो रही है ये। तो बहुत बड़ा इलाका था जहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज थे। क्या क्या रिसोर्सेज वहां पाए जाते थे? तो सॉल्ट पीटर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रिटिश, सॉल्ट पीटर पाया जाता था। राइस की बहुत अच्छी खेती होती थी। इंडिगो, चूंकि वहां उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हो चुकी थी, और जो ये कपड़े हैं हमारे वो इंडिगो से ही बना करते थे। पीपर, मसाले के लिए फेमस, शुगर, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। तो ये सभी चीजों का एक ट्रेड रिलेटेड पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड था ये, बहुत फर्टाइल था, जहां पे कि बहुत ज्यादा ट्रेड हो सकता था, बहुत बेनिफिट हो सकता था। इसलिए बंगाल को टारगेट बनाया जाता है। बंगाल को टारगेट बनाने के ये सारे रीजंस के अलावा बंगाल एक पोर्ट वाला इलाका भी होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं बे बंगाल बंगाल के किनारे ही बसा हुआ है, तो वहां से इनके ट्रेड, इनके ट्रांसपोर्ट सभी में आसानी होती थी। तो फोर्ट विलियम्स के बाद ये अपना टारगेट बनाते हैं बंगाल को। जब बंगाल को कन्क्वेस्ट करने की बात आती है तब हम आगे देखते हैं, भी हमने देखा कि मुर्शिद कुली खान वॉज द फाउंडर ऑफ बंगाल। जब मुगल एम्पायर से इंडिपेंडेंट किया जाता है तो वहां पे मुर्शिद कुली खान आते हैं। जो क्रोनोलॉजी अगर हम देखें तो सबसे पहले मुर्शिद कुली खान आते हैं, फिर सुजाउद्दीन आते हैं, सरफराज खान आते हैं, अली वर्दी खान आते हैं, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। तो मुर्शिद अली वर्दी खान के बारे में एक इवेंट कहा जाता है कि अली वर्दी खान वाज द फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट किंग इन इंडिया जिन्होंने कंपेयर किया था ब्रिटिश पावर को। सबसे पहली बार उन्होंने कंपेयर किया था बी हाइव से। उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिश मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, ये अपना जब फायदा निकाल लेंगे तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। ये अली वर्दी खान की स्टेटमेंट थी। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज। Everybody was showing interest, but he was the first person who opposed British and compared it with the beehives. अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ पलासी की। वही बैटल ऑफ पलासी जो बंगाल के हिस्ट्री को बदल देता है, और बल्कि पूरे इंडिया के हिस्ट्री को बदल देता है। बैटल ऑफ पलासी की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश की नजर बंगाल पे थी, सिल्क के लिए थी, कॉटन के लिए थी, हैंडीक्राफ्ट के लिए थी, सॉल्ट पीटर के लिए थी, स्पाइसेस के लिए थी, ब्लैक पेपर के लिए थी। ये सभी चीजें बंगाल में पाई जाती थी। और इंडिया के जितने भी स्टेट और जितने भी प्रोविंसेस थे उसमें सबसे ज्यादा रिच अगर कोई था, हर एतबार से अगर सबसे ज्यादा रिच एंड फर्टाइल कोई था तो वो बंगाल था, जहां से सबसे ज्यादा बेनिफिट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हो सकता था। और जैसा कि हमने पढ़ा वो 1600 में इंडिया आती है, अराउंड 150 ईयर्स यहाँ का अंदाजा उन्हें हो चुका होता है, और वो इस चीज को जान चुके होते हैं कि बंगाल चाहिए। बंगाल अगर हमें इंडिया में रूल करना है तो हमें बंगाल पे रूल करना पड़ेगा। तो बंगाल को रूल करने के लिए जब वो आते हैं तो वहां एक फोर्ट बनाते हैं। वो आपने सुना है चिन्नसूरा। चिन्नसूरा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि चिन्नसूरा में, सुतानाती में वो अपने फोर्ट बनाते हैं। वो अपनी मिलिट्री की जो स्टेबिलिटी होती है, जो स्टेशंस होते हैं वो बनाते हैं। तो ये सारी चीजें वो पहले से कर रहे थे। लेकिन क्या प्रॉब्लम आती है कि बैटल ऑफ पलासी तक की नौबत पड़ जाती है। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, अली वर्दी खान जब रूल करना स्टार्ट करते हैं बंगाल में, उनकी डेथ के बाद जो रूलर आते हैं वो उनके ग्रैंडसन होते हैं, जिनका नाम होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जब रूल करने आते, ही वॉज अ वेरी यंग, डायनेमिक एंड वेरी ब्रेव पर्सन। अली वर्दी खान उनसे पहले वेरी ओल्ड एज पर्सन, तो उनके डिसीजंस भी थोड़े स्टेबल होते थे। बट ये जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, सिराजुद्दौला, ये जब आते हैं तो ये देखते हैं कि ब्रिटिश अपने आप में फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, अपने सारे इलाकों को फोर्टिफाइड कर रहे हैं। और वो रीजन क्या देते हैं कि डच से हमें प्रॉब्लम है, तो हम हुगली के बेस पे और जहां जहां हमारी फैक्ट्रीज हैं, जहां जहां हमारे फोर्ट हैं, उसको हम फोर्टिफाइड करते होते हैं। बट सिराजुद्दौला इस बात से बहुत नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अगर आप बंगाल की टेरिटरी में हैं
तो आपको फोर्टिफिकेशन करना अलाउड नहीं है। बंगाल इज अंडर सिराजुद्दौला, यू आर नॉट अलाउड टू फोर्टिफाई दैट प्लेस। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, फिर भी वो फोर्टिफिकेशन करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हुए फोर्टिफिकेशन करते हैं। सिराजुद्दौला जाते हैं अपनी आर्मी को लेके, उन्हें रोकते हैं और जो लोग वहां से भाग सकते थे वो भाग जाते हैं। बट एक इंसिडेंट आता है जिस इंसिडेंट को हम हिस्ट्री में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या होता है कि ये जो फोर्ट होता है उनका, इस फोर्ट के अंदर अप्रॉक्स 146 पीपल होते हैं जिनको सिराजुद्दौला अरेस्ट कर लेता है। और इनको अरेस्ट करने के बाद इन्हें एक ऐसे रूम में बंद कर दिया जाता है जहां पे ना लाइट होती है, ना बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन होता है, और वहां पे इन 146 लोगों को बंद करके छोड़ दिया जाता है। अगली सुबह जब इन्हें ओपन किया जाता है तो इसमें से 123 के अराउंड लोग डेथ पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ ही लोग बचते हैं। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं दिस इज अ फिक्शियस स्टोरी, ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ था। कुछ हिस्टोरियंस इसको इंडोर्स भी करते हैं, बट हमारे हिस्ट्री का पोर्शन है तो हम इसको कवर कर रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट होता है इसे हम ब्लैक होल थ्योरी के नाम से कहते हैं। कैसे हमें पता चला इस थ्योरी के बारे में, कहाँ से ये स्टोरी आई, किसी ने तो बताया होगा इस स्टोरी के बारे में। तो वो जो पर्सन थे जिन्होंने इसकी बात की उनका नाम जॉन हॉलवेल था। जॉन हॉलवेल इन 23 लोगों में से बचने वाले एक इंसान थे जिन्होंने बाद में जाके ब्रिटिश में इस स्टोरी को लिखा और बताया, इस स्टोरी के बारे में जिसका नाम हम ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से हम जानते हैं। अब जहाँ पे ये ट्रेजेडी हो गई थी, ब्रिटिश को खदेड़ दिया गया था बंगाल से, सभी भाग गए थे। तब जो एक ब्रिटिश के ट्रूप होती है, जो ब्रिटिश के लोग होते हैं, वो ये खबर रॉबर्ट क्लाइव तक पहुंचाते हैं। वही रॉबर्ट क्लाइव जो क्लर्क बन के आता है और वाइसराय तक का सफ़र तय करता है, उसी रॉबर्ट क्लाइव की हम बात कर रहे हैं। जब रॉबर्ट क्लाइव तक ये खबर पहुंचती है तो वो अपनी वॉकिंग आर्मी लेकर वहाँ से चल देता है मद्रास से बंगाल की तरफ, और बंगाल आने के बाद वो सिराजुद्दौला पे अटैक करता है। फिर उनके बीच में एक ट्रीटी होती है जिसको हम अलीपुर ट्रीटी के नाम से जानते हैं। अलीपुर क्यों? क्योंकि उस वक्त बंगाल का जो कैपिटल था वो अलीपुर शिफ्ट कर दिया जाता है। इससे पहले जो कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल बंगाल की ढाका हुआ करती थी, लेकिन मुर्शीद कुली खान जब पावर में आते हैं तो उसे मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर देते हैं। अभी करेंट टाइम में सिराजुद्दौला उसे अलीपुर में शिफ्ट कर देते हैं। इसे हम अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी, ट्रीटी ऑफ अलीपुर के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रीटी ऑफ अलीपुर यहाँ पे होती है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद। बट ये ट्रीटी बहुत ज़्यादा दिन चल नहीं पाती है। ये जो पीस एग्रीमेंट इनका बनता है ये बहुत ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने मन बना लिया था कि सिराजुद्दौला को बंगाल की गद्दी से हटाना है। अब बंगाल की गद्दी से हटाने के लिए उस पावरफुल, जिसके पास बहुत ट्रूप्स थे, बहुत बड़ी आर्मी थी इन कंपैरिजन टू द ब्रिटिश आर्मी और द आर्मी ऑफ क्लाइव, उसको हटाने के लिए क्या किया जाए। तो इन्होंने षड्यंत्र किया। आपको पता है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इनकी ग्रीड वाली पॉलिसी, लालच देकर कैसे इंडियन रूलर्स को ये अपने पक्ष में करते थे, ये सारी पॉलिसीज लगाते थे। शाम नाम नंद भेंट जो भी लग सकता था ये सब लगाते थे। तो मीर जाफर वाज अ पर्सन जो सेनापति हुआ करते थे सिराजुद्दौला की आर्मी के। ये जो सेनापति होते थे रॉबर्ट क्लाइव ने इनको अपने टीम में कर दिया, और कुछ ट्रेटर्स के नाम है। अब देखिए, रॉबर्ट क्लाइव फोर्स्ड अ सीक्रेट अलायंस विथ मीर जाफर। इन्होंने अलायंस कर लिया मीर जाफर के साथ। सिराजुद्दौला को जिसके बदौलत फाइट करना है वो बंदा अब क्लाइव की टीम में था। और कौन लोग थे? जगत सेठ सिराजुद्दौला की ही कोर्ट के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में थे। घसीटी बेगम जो इनकी रिलेशन में थी, इनकी आंट हुआ करती थी, उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया रॉबर्ट क्लाइव को। और भी कई लोग थे इनके कोर्ट के जो रॉबर्ट क्लाइव के सपोर्ट में आ गए थे। अब जब इनकी एक अच्छी टीम, इनका एक स्ट्रेंथ ही सपोर्ट करने लगे क्लाइव को, तो आप समझ सकते हैं कितना वीक पड़ जाएगा इंसान। और ये इन सब चीज़ों से अनजान थे, इनको ट्रेटर्स के बारे में पता नहीं था, और ये बैटल ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं। बैटल ऑफ पलासी 1757 को जब होता है ये इवेंट, तो उस इवेंट में क्या पाया जाता है कि जितने भी ये ट्रेटर्स थे वो सपोर्ट कर देते हैं, और वहां पे सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और सिराजुद्दौला को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और यहाँ पे बंगाल की कहानी खत्म हो जाती है। और बंगाल की कहानी खत्म होती है, सिराजुद्दौला की कहानी खत्म होती है। फिर दौर आता है मीर जाफर का। मीर जाफर को एज अ ट्रेटर उनको जो रिवॉर्ड दिया जाता है वो बंगाल की गद्दी दे दी जाती है। जब बंगाल की गद्दी उनको दे दी जाती है
मीर जाफर बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। अब मीर जाफर जब बंगाल को रूल करेंगे, उसी रॉबर्ट क्लाइव ने जिन्हें इन्हें तोहफा दिया, तो क्या उनके अगेंस्ट में ये काम कर पाएंगे? ऐसा नहीं हो पाता है। मीर जाफर जब रूल करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छे से रूल नहीं कर पाते हैं, इनको बहुत सप्रेस किया जाता है, इनकी डिसीजन मेकिंग पावर को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ही वॉज जस्ट लाइक अ पपेट टू द ब्रिटिश एम्पायर। और इनको जब ये चीज़ पसंद नहीं आती है तो ये डच से जाके मिल जाते हैं, ये कोशिश करते हैं कि डच और ब्रिटिश को हम आपस में लड़वा देंगे। जो पॉलिसी ब्रिटिश कोशिश करते हैं ब्रिटिश इंडिया पे इम्प्लीमेंट करने की, वो कोशिश ये जाके डच से इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक बैटल ऑफ चिन्नसूरा होता है, वहाँ पे डच की हार हो जाती है। उसके बाद मीर जाफर को भी इस कहानी से एलिमिनेट कर दिया जाता है और उसके बाद जो किंग बनते हैं उनका नाम होता है मीर कासिम। बट वो एबल किंग थे, उनके अंदर क्वालिटीज़ थी, वो आते हैं, एक ट्रीटी होती है वेंसीटार्ट के साथ, वो ट्रीटी 1760 में होती है और ये सिटिंग जो थ्रोन है बंगाल का थ्रोन, वो मीर कासिम के हाथ में दे दिया जाता है। मीर कासिम जब रूल करने आते हैं तो इनको इनकी स्ट्रैटेजी, ब्रिटिश की स्ट्रैटेजी से वाकिफ़ थे। ये चीज़ों को अपने हिसाब से डील करते करते, क्योंकि कोई टैक्स मिलता नहीं था, इनको डील करना स्टार्ट करते हैं। एक इंसिडेंट आता है, एक स्टेप लिया जाता है मीर कासिम के द्वारा। ये अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से शिफ्ट कर देते हैं मुंगेर। मुर्शिदाबाद जो अभी मौजूदा टाइम बंगाल में पड़ता है, और मुंगेर जो अभी बिहार के ईस्टर्न रीजन में पड़ता है, मुंगेर, यहाँ ये कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं। इनके कैपिटल शिफ्टिंग का रीज़न क्या होता है? इनके कैपिटल शिफ्टिंग का रीज़न ये होता है कि ब्रिटिश ये दूरी बनाना चाहते थे ताकि अपने आप को इन्हांस कर सकें और ब्रिटिश की नज़रों से बच के रह सकें।